तो आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड यानी सीडीएसएल की हालिया अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल का ट्रांसक्रिप्ट। हाँ, और अर्निंग्स कॉल ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा सूखा लगे। बिल्कुल, लेकिन सच कहूं तो ये किसी कॉर्पोरेट जासूसी नॉवल से कम नहीं होता। इसमें कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को एनालिस्ट्स के तीखे सवालों का सामना करना पड़ता है और वहीं से असली कहानी निकल कर आती है। बिल्कुल सही। ये वो जगह है जहाँ मार्केटिंग की चमक दमक हट जाती है और आप सीधे बिजनेस की नब्ज पर हाथ रखते हैं। और सीडीएसएल की कहानी तो खास तौर पर दिलचस्प है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ ये कंपनी भारतीय शेयर बाजार की रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ इस कॉल से पता चलता है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ी रस्साकशी चल रही है। रस्साकशी? जैसे कि बेतहाशा बढ़ते खर्चे, एक सहायक कंपनी जो लड़खड़ा रही है और एक ऐसा प्राइसिंग मॉडल जो 10 साल से बदला ही नहीं गया। अच्छा, तो चलिए इसी रस्साकशी की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले उस आंकड़े से शुरू करते हैं जो मतलब पेज से उछलकर सीधे आपकी आंखों में पड़ता है। 80% मार्केट शेयर। हाँ, भारत में आज जितने भी डीमार्ट खाते हैं उनमें से लगभग 80% सीडीएसएल के पास हैं। 17 करोड़ से भी ज्यादा खाते। ये सिर्फ मार्केट लीडरशिप नहीं है, ये तो एक तरह से एकाधिकार है, मोनोपोली। बिल्कुल। आखिर कोई कंपनी इस मुकाम तक पहुंचती कैसे है? इसका जवाब एक शब्द में है, रिटेल। जब भारत में डिस्काउंट ब्रोकिंग की क्रांति आई, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, इन प्लेयर्स ने आम आदमी के लिए बाजार के दरवाजे खोले, तो सीडीएसएल उनका पसंदीदा डिपॉजिटरी बना। क्यों? वो क्यों? उनका सिस्टम सरल था, सस्ता था और इन नए जमाने के ब्रोकर्स के साथ आसानी से जुड़ जाता था। तो जैसे जैसे रिटेल निवेशक बढ़ते गए, सीडीएसएल की बादशाहत भी मजबूत होती गई। और ये लहर अभी भी जारी है। अरे बिल्कुल, इस तिमाही में ही 7.5 लाख नए खाते जुड़ना इसी बात का सबूत है कि ये लहर अभी थमी नहीं है। मतलब उन्होंने सही घोड़े पर दांव लगाया और अब उस लहर पर सवार हैं। लेकिन सिर्फ खाते खोलना ही तो सब कुछ नहीं है। कॉल में कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का भी जिक्र था, है ना? जैसे सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी ऑफ द ईयर 2025। हाँ, तो क्या ये सिर्फ शो पीस है या इनका कोई असली मतलब भी है? देखिए, एक स्तर पर यह बेशक एक अच्छा पीआर है, लेकिन इसका एक गहरा मतलब भी है। ये दिखाता है कि सीडीएसएल की टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के जो मानक हैं वो वैश्विक स्तर के हैं। अच्छा। जब कोई विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाता है तो वो ये भरोसा चाहता है कि जिस सिस्टम में उसके अरबों डॉलर रखे हैं वो मजबूत और सुरक्षित है ना? ये अवार्ड्स उसी भरोसे को बनाने में मदद करते हैं। तो ये एक तरह का क्वालिटी सर्टिफिकेट है, ना सिर्फ सीडीएसएल के लिए बल्कि पूरे भारतीय बाजार के लिए। बिल्कुल सही। और मुझे एक और बात दिलचस्प लगी, उनके यूट्यूब चैनल पर 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज। आजकल हर कोई कंटेंट बना रहा है, लेकिन एक डिपॉजिटरी के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वे सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं बने रहना चाहते हैं, वे एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। भारत में अभी भी ज्यादातर लोग बाजार में नए हैं। हाँ, ये तो सेबी के सर्वे भी कहते हैं। तो इन लोगों को शिक्षित करके सीडीएसएल एक मजबूत मोट बना रहा है, मतलब एक ऐसी खाई जिसे पार करना किसी प्रतियोगी के लिए मुश्किल होगा। जब एक नया निवेशक सीडीएसएल के वीडियो देखकर सीखता है तो उसके मन में एक भरोसा बनता है। तो वो सिर्फ एक खाता नहीं खोल रहा, वो एक ब्रांड से जुड़ रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो तस्वीर ये बन रही है कि यूजर ग्रोथ जबरदस्त है, बाजार पर पकड़ मजबूत है और भविष्य के लिए एक ब्रांड भी बना रहे हैं। तो फिर बिजनेस के लिए सबसे बड़ा सवाल? पैसा। हाँ, क्या ये सारी ग्रोथ मुनाफे में बदल रही है? और जब हम नंबर्स को देखते हैं तो कहानी थोड़ी उलझी हुई लगती है। हाँ, और यहीं से कॉल का वो जासूसी वाला हिस्सा शुरू होता है। पहली नजर में सब अच्छा लगता है, कंपनी का जो स्टैंड अलोन प्रॉफिट है, मतलब सिर्फ सीडीएसएल का अपना प्रॉफिट। हाँ, वो पिछले साल के 105 करोड़ से बढ़कर इस तिमाही में 120 करोड़ हो गया। शानदार। रुकिए, लेकिन फिर एक और नंबर है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, और वो 9 महीनों में पिछले साल के 426 करोड़ से घटकर 375 करोड़ रह गया है। ये मुझे समझ नहीं आया। एक तरफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ घट रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए स्टैंड अलोन सीडीएसएल की अपनी मार्कशीट है जिसमें उसे ए ग्रेड मिला है। ठीक है। लेकिन कंसोलिडेटेड पूरे परिवार की मार्कशीट है जिसमें उसकी सहायक कंपनियों के नंबर भी शामिल हैं। और यहां पता चलता है कि परिवार का एक बच्चा जिसका नाम है सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड या सीवीएल, वो एक बहुत जरूरी सब्जेक्ट में फेल हो रहा है। ओह,
तो ये सारी गड़बड़ उस सीवीएल की वजह से। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक इस कंपनी का 9 महीने का मुनाफा 91 करोड़ से गिरकर सिर्फ 42 करोड़ रह गया। आधी से भी ज्यादा की गिरावट। ये तो बहुत बड़ी बात है। एनालिस्ट्स ने इस पे जरूर सवाल उठाए होंगे। बिल्कुल। और यही वो नस थी जिसे सब दबाने की कोशिश कर रहे थे। सीवीएल का मुख्य काम KRA यानी नो योर कस्टमर रजिस्ट्रेशन एजेंसी का है। ये गिरावट एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। मतलब क्या उनकी KRA बिजनेस पर कोई दबाव है, कंपटीशन बढ़ गया है? या ये कोई एक बार की घटना है? मैनेजमेंट ने सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन इसने पूरे कॉल का माहौल बदल दिया। एक तरफ आप ग्रोथ की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी ही एक बड़ी कंपनी का मुनाफा आधा हो गया है। तो एक तरफ एक सब्सिडरी है जो मुनाफे को नीचे खींच रही है और दूसरी तरफ खुद पेरेंट कंपनी के खर्चे आसमान छू रहे हैं। और ये हमें कॉल के सबसे गर्मागर्म हिस्से पर लाता है, टेक्नोलॉजी पर खर्च। हाँ, ये इस कॉल का मेन इवेंट था। एक एनालिस्ट ने सीधे सीधे मैनेजमेंट से पूछा कि 2023 से आपका बिजनेस वॉल्यूम लगभग दोगुना हुआ है, लेकिन आपका टेक्नोलॉजी पर खर्च 4 गुना कैसे बढ़ गया? ये तो बहुत ही वाजिब सवाल है। वो असल में पूछ रहे थे, आप क्या अपने सिस्टम्स पर सोना मढ़वा रहे? हाँ, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी दी, जिसका उन्होंने पूरी कॉल में कई बार इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, हम एक सड़क बनाने वाली कंपनी की तरह हैं। सड़क बनाने वाली कंपनी? हाँ, जैसे भविष्य में आने वाले ट्रैफिक के लिए सड़क आज बनानी पड़ती है, वैसे ही CDSL भविष्य में आने वाले करोड़ों नए निवेशकों के लिए आज ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। मुझे ये सड़क वाली एनोलॉजी समझ तो आ रही है, लेकिन सड़कें आमतौर पर एक अनुमानित जनसंख्या वृद्धि के लिए बनाई जाती हैं। शेयर बाजार में तो जबरदस्त उतार चढ़ाव वाले साइकिल्स होते हैं, है ना? तो क्या वो एक बहुत बड़ी खाली सुपर हाईवे बनाने का खतरा नहीं उठा रहे अगर ये रिटेल निवेश का बूम ठंडा पड़ गया तो? ये एक शानदार पॉइंट है और यही वो खतरा है जिसे एनालिस्ट समझ रहे थे। लेकिन मैनेजमेंट का तर्क ये है कि ये सिर्फ एक दांव नहीं है, ये एक जरूरत है, एक तरह का बीमा है। बीमा? किस चीज का? पहली बात, सेबी जैसे रेगुलेटर्स के नियम लगातार सख्त होते जा रहे हैं। आपको साइबर सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी पर लगातार इन्वेस्ट करना ही होगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, ये तो मजबूरी हो गई। और दूसरी बात, उन्हें सिस्टम को इस तरह बनाना है कि अगर किसी दिन बाजार में जबरदस्त गिरावट आए और अचानक करोड़ों लोग एक साथ बेचने की कोशिश करें तो सिस्टम बैठ ना जाए। हाँ, ये समझ में आता है। अगर आप 17 करोड़ से ज्यादा खातों को संभाल रही हैं तो आप कोई चांस नहीं ले सकती। एक छोटी सी भी तकनीकी खराबी बाजार में भूचाल ला सकती है और उनका पूरा ब्रांड बर्बाद कर सकती है। ठीक यही तो ये खर्च सिर्फ क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं है, ये सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए भी है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी भी अपना रहे हैं। तो मैनेजमेंट इसे एक खर्च के तौर पर नहीं देख रहा? नहीं, वो इसे भविष्य को सुरक्षित करने वाले एक निवेश के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आज के मुनाफे पर थोड़ा दबाव झेलने को तैयार हैं ताकि कल की नींव मजबूत हो। चलिए अब उस लड़खड़ाती हुई सब्सिडियरी CVL पर वापस आते हैं। उसका मुख्य बिजनेस KRA का है। कॉल में इस पर भी बात हुई कि क्या सरकार का अपना CYC सिस्टम इसके लिए एक खतरा है। हाँ, और यहाँ मैनेजमेंट का डिफेंस काफी दिलचस्प था। उन्होंने समझाया कि KRA और CYC प्रतियोगी नहीं है। तो फिर वो क्या है? इसे ऐसे समझिए, सरकार का CYC एक बेसिक ID चेक जैसा है, जैसे सिम कार्ड लेने के लिए होता है, लेकिन CDSL का KRA एक टॉप सीक्रेट सरकारी नौकरी के लिए होने वाले डीप बैकग्राउंड चेक जैसा है। अच्छा, जिसमें आपकी बैंक डिटेल से लेकर आपके व्यवसाय तक सब कुछ वेरीफाई किया जाता है। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए KRA का डेटा ज्यादा काम का और ज्यादा भरोसेमंद है। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने बताया कि रेगुलेटर ने अब KRS को CYC से जुड़ने के लिए कहा है। तो मतलब ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक साथ काम करेंगे। हाँ, तो जो चीज एक खतरे की तरह लग रही थी वो असल में एक इंटीग्रेशन की प्रक्रिया है। भी कंपनी के कुछ और आय के स्रोत हैं। कॉल में ई-वोटिंग और ई-कास का भी जिक्र हुआ। रुकिए, ई-कास? हाँ, ये कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट है ना? हाँ, वही जो हम सबको मिलती है, जिसमें हमारे सारे म्यूचुअल फंड और शेयर एक ही जगह दिखते हैं। हाँ, वही। और ये छोटे छोटे बिजनेस बहुत जरूरी हैं। ई-कास के लिए हम शायद एक छोटी सी फीस देते हैं, लेकिन जब आप उसे लाखों निवेशकों से गुणा करते हैं तो ये एक बहुत ही स्थिर रेवेन्यू सोर्स बन जाता है। इस तिमाही में इससे लगभग 13 करोड़ रुपए की आय हुई और ई-वोटिंग से 5 करोड़ आए। ये वो बिजनेस है जो मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं करते। ये कंपनी की आय को एक मजबूत आधार देते हैं। बिल्कुल।
लेकिन इन सब छोटी छोटी धाराओं के बीच कॉल में एक ऐसी बात सामने आई जो भविष्य में एक बड़ी नदी बन सकती है। वो है एनुअल इश्यूअर फीस बढ़ाने की बात। हाँ, और ये इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स हो सकता है। एक एनालिस्ट ने जब बढ़ते टेक्नोलॉजी खर्च को लेकर सवाल पूछा तो मैनेजमेंट ने बताया कि वो रेगुलेटर से अपनी एनुअल इश्यूअर फीस बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। रुकिए, उन्होंने ये फीस पिछले 10 सालों से नहीं बढ़ाई है? 10 साल? एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां हर 10 महीने में सब कुछ बदल जाता है, वहां 10 साल? ये तो अविश्वसनीय है। ये तो ऐसा है जैसे मेरा मकान मालिक 10 साल तक किराया ना बढ़ाने का वादा कर दे। बिल्कुल, और यही वजह है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है। ये उनकी कमाई का एक मुख्य स्रोत है जो लिस्टेड कंपनियां उन्हें देती हैं। इतने सालों में उनके खर्चे कई गुना बढ़ गए हैं, लेकिन ये फीस वहीं की वहीं है। तो अगर रेगुलेटर यानी सेबी इसे बढ़ाने की मंजूरी दे देता है तो ये कंपनी के मुनाफे के समीकरण को पूरी तरह बदल सकता है। जो पैसा वो आज टेक्नोलॉजी के सुपर हाईवे को बनाने में लगा रहे हैं, उसकी भरपाई इसी बढ़ी हुई फीस से हो सकती है। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। से बैठा है, नए निवेशक उसकी प्रजा बनते जा रहे हैं। लेकिन महल के अंदर खर्चे की दीवारें ऊंची होती जा रही हैं और खजाना भरने की रफ्तार धीमी पड़ रही है। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो बड़े पैमाने पर विकास और एक मजबूत, सुरक्षित और भविष्य के लिए तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत के बीच संतुलन बना रही है। बिल्कुल, वे आज के मुनाफे पर थोड़ा दबाव डालकर कल की मजबूत नींव रख रहे हैं। उनकी रणनीति साफ है, पहले एक मजबूत और चौड़ी सड़क बनाओ, ट्रैफिक अपने आप आएगा। और जब वो ट्रैफिक आएगा तो उनके पास उसे संभालने की पूरी क्षमता होगी। तो ये पूरी चर्चा एक केंद्रीय तनाव के इर्द गिर्द घूमती है, बेजोड़ बाजार डोमिनेंस बनाम भारी आंतरिक दबाव। और अंत में एक विचारणीय सवाल छोड़ जाते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट बार बार अपनी तुलना एक सड़क बनाने वाली कंपनी से करता है ना? हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि जब निवेशकों के लिए ये सुपर हाईवे बन रहा है तो हर सुपर हाईवे पर एक टोल बूथ भी होता है। निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि सड़क कितनी अच्छी बन रही है, बल्कि ये है कि क्या सेबी आखिरकार उन्हें उस सड़क पर टोल वसूलने की इजाजत देगा? मतलब वो फीस बढ़ोतरी। हाँ, रेगुलेटर के साथ 10 साल से लंबित पड़ी फीस बढ़ोतरी की चर्चा ही कंपनी के भविष्य के मुनाफे की दिशा तय करेगी।